बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एएस लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 9706, इसका मई जून 2020 का पेपर 1 जो मल्टीपल चॉइस से रिलेट्स करता है इसको करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। अगर आप क्राचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं तो आपको फोल्डर मिलेगा मई जून 2020 का, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से अपने लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। अ बिजनेस ओनर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एट द एंड ऑफ हिज फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग, कि पहले साल की ट्रेडिंग उसने की, उसके ये रिजल्ट्स थे और ये वो आपको शो कर रहा है। व्हाट वाज द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये बताएं कि उस साल का ग्रॉस प्रॉफिट कितना था। आप देखें, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए यू नीड टू नो 3 थिंग्स। आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो आपको सेल्स रेवेन्यू पता होना चाहिए कि सेल्स रेवेन्यू कितना है आपका। सेल्स रेवेन्यू के बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्रीज कितनी है आपकी परचेजेस कितनी है, ताकि आप कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालें। अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने की फिगर्स आपके पास हैं तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस कर देंगे तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अभी सवाल के अंदर देखें तो क्लोजिंग इन्वेंट्रीज ने आपको दी है, परचेजेस नहीं दे रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली तौर पे आपको बता रहा है टोटल पेमेंट टू सप्लायर, कि सप्लायर्स को टोटल पेमेंट इसने $60,000 की करी। एंड अमाउंट ओइंग टू सप्लायर्स, के सप्लायर्स को जो पेमेंट इसे करनी है अभी वो कितनी करनी है, $5,000 की करनी है। तो मैं अगर इन दोनों फिगर्स को ये देखूँ, सप्लायर्स को मैंने पेमेंट क्यों करी, तो सप्लायर्स को पेमेंट करने की रीज़न यही है कि मैंने माल ख़रीदा और जो मज़ीद पैसे उसको 5,000 देने हैं। इसका मकसद है ये भी मैंने परचेजेस किए हैं जिसकी पेमेंट अभी तक मैंने नहीं करी। तो 60 और 65, $60,000 और $5,000 को अगर मैं प्लस कर दूं तो आई कैन सेफली से कि ये मेरी परचेजेस की अमाउंट बनती है $65,000। इसी तरीके से टोटल रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर के टोटल जो माल पैसा जो रिसीव हुआ कस्टमर से, अब कस्टमर पैसा क्यों देंगे आपको, डेफिनेटली आपने उनको माल बेचा होगा, तो ये सेल्स है आपकी। और ये सेल्स जो है वो ये हो गई अमाउंट ओल्ड बाय कस्टमर, और कुछ पैसा ऐसा है जो अभी कस्टमर से आपको लेना है। तो ये जो इन दो फिगर्स को अगर मैं प्लस करूँ $85,000 और $10,000 को, तो ये $95,000 बनेगा। बट आई कैन सेफली से कि यार ये मेरी सेल्स की अमाउंट है, सेल्स रेवेन्यू। तो ये सेल्स रेवेन्यू आपने निकाल लिया, परचेजेस निकाल ली, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको दी हुई है। ओपनिंग इसलिए नहीं है क्योंकि ये एट द एंड ऑफ इस फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग, तो आप इसको तलाश करने नहीं निकल जाइएगा ओपनिंग इन्वेंट्री को। तो सवाल ध्यान से पढ़ें। तो पहला साल है, पहले साल के अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री होगी ही नहीं, आपके पास परचेजेस होगी और क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी। परचेजेस आपने निकाल ली, क्लोजिंग इन्वेंट्री 50,000 की है। अगर परचेजेस में से जो $65,000 की परचेजेस है इसमें से लेस कर दें आप क्लोजिंग इन्वेंट्री जो 15,000 की है, तो ये $50,000 आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर आपके पास आ गया तो सेल्स आपके पास 95,000 दी हुई है। $95,000 में से 50,000 को आपने निकाला तो ये $45,000 जो है ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आपको डी चॉइस के अंदर दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसकी जो राइट चॉइस है वो डी बनती है। और कंसेप्चुअली तौर पे यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार सेल्स रेवेन्यू मेरा कितना है, कितना माल मैंने बेचा वो मुझे पता होना चाहिए। रेवेन्यू अगर मुझे पता है और कॉस्ट ऑफ सेल्स मुझे पता है तो फिर ज़िंदगी आसान है, ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। तो जो फिगर्स दी हुई थी हमें उनकी मदद से हमने परचेजेस और सेल्स को निकाला। जब परचेजेस भी आ गई, सेल्स भी आ गई, तो ओपनिंग इन्वेंट्री की ज़रूरत है ही नहीं, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है। परचेजेस में से क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस किया, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, और रेवेन्यू में से उसको माइनस कर दिया तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, चॉइस टी। क्वेश्चन नंबर 12 में आए, हाउ शुड इंटरेस्ट चार्ज ऑन ए पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट बी ट्रीटेड, कि अगर कोई पार्टनर है उसके ड्राइंग जो है पार्टनर्स की, उस पर अगर हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो उसको ट्रीट कैसे करेंगे। तो देखिए होता क्या है, पार्टनरशिप अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर आप क्राचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं तो पार्टनरशिप से, बल्कि एएस लेवल अकाउंटिंग के अगर आप जाएं तो पार्टनरशिप के बाकायदा आपको एएस लेवल अकाउंटिंग का फोल्डर मिलेगा क्राचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। पार्टनरशिप अकाउंटिंग के मैंने काफ़ी सारे सवाल जो है वो कराए हैं, तो अगर जाके उन सवालों को आप देख लेंगे तो ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, इंटरेस्ट कैसे चार्ज करते हैं, अगर एग्रीमेंट्स नहीं है पार्टनर्स का तो फिर हम क्या करेंगे, ये तमाम चीज़ें बहुत तफसील से वहाँ आपको मिलेंगी।
अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो नो नीड टू गो ओवर देयर, लेकिन अगर आप समझते हैं कि रिफ़्रेश करने की ज़रूरत है और आपको कंसेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग चाहिए है, तो आई वुड एनकरेज यू कि गो ओवर देयर, और अदर आई वुड टू से रिकमेंड यू कि आप जाएं और जाकर उनको देखें, तो आपकी ज़िंदगी आसान होगी एंड यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि यार ये क्या होता है। अभी यहाँ इस सवाल के लिए आप ये समझ लें कि जब भी किसी पार्टनर के ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो उसके अंदर हम ये करते हैं कि जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, पार्टनरशिप अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं कि इनकम स्टेटमेंट से जो प्रॉफिट आता है उससे ब्रॉड फॉरवर्ड लेकर आते हैं और फिर पार्टनर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो कुछ चीज़ें प्लस करते हैं, कुछ माइनस करते हैं। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ये एक तरीके से अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट होता है, यानी आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा क्योंकि पार्टनर्स जो है ये इंटरेस्ट देंगे। तो ये जमा होगा पहले, बाद में जमा होगा पहले और उसके बाद में फिर जो भी उनकी रेशोज़ हैं उसके अंदर बढ़ जाएगा। पार्टनरशिप अप्रोप्रिएशन अकाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से क्रेडिट होता है, इसको आप ध्यान में रखें। और ये पहला पार्टी इसने आपको ये दिया है क्रेडिटेड टू द अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये बिल्कुल सही बात है। डेबिट नहीं करते, क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट टू द अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इनकम स्टेटमेंट के अंदर क्रेडिट नहीं करते। इनकम स्टेटमेंट से जो भी प्रॉफिट आएगा वो जो ब्रॉड फॉरवर्ड होता है उसके अंदर फिर वो पार्टनरशिप अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है, वहाँ इसको क्रेडिट करते हैं, ये जहन में रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 की राइट चॉइस ए है। सी भी पढ़ लेते हैं, डेबिटेड टू द अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बिल्कुल डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि कम थोड़ी हो रहा है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर प्रॉफिट बढ़ रहा है। क्योंकि अगर मैं पार्टनर हूँ और मैंने ड्राइंग निकाली है पर्सनल यूज़ के लिए, तो जो मैं इंटरेस्ट दूंगा उससे तो प्रॉफिट बढ़ेगा मेरा, लॉजिकल बात है। डेबिटेड टू द इनकम स्टेटमेंट ये भी इनकरेक्ट है, तो ए चॉइस हमारी क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आते हैं। एक्स, वाई एंड जी वर इन पार्टनरशिप के 3 पार्टनर्स थे ये, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, प्रॉफिट इक्वली शेयर करते हैं। व्हेन जी रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस, के जब जी जो है वो रिटायर होता है फ्रॉम द बिजनेस, एसेट्स को रिवैल्यूड, तो एसेट्स को रिवैल्यू किया गया। गुडविल वाज आल्सो वैल्यूड बट वाज नॉट रिटेन्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि गुडविल को भी इन्होंने क्रिएट किया लेकिन उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर नहीं रखा। तो देखें, जब भी याद रखिएगा कि जब भी एसेट्स रिवैल्यू होंगे, कोई पार्टनर रिटायर्ड होगा, तो वो सबको इक्वली जो उसका प्रॉफिट है वो बटेगा। लॉस है, प्रॉफिट है, वो जितने पार्टनर्स होंगे रिटायरमेंट पे सबको उसका इम्पैक्ट आएगा। इसी तरीके से गुडविल जो है, गुडविल का इम्पैक्ट भी तीनों पार्टनर्स को मिलेगा। ये नहीं होगा कि 2 को मिल रहा है, क्योंकि ये तीनों ही पार्टनर्स थे। गुडविल आपने क्रिएट करी, गुडविल क्या होती है? इंटेंजिबल एसेट्स होती है कि जो आप एफर्ट्स डालते हैं बिजनेस के अंदर जिसकी वजह से बिजनेस तरक्की करता है, या आपकी प्रोमिनेंट पोजीशन है, कुछ ऐसे यूनिक फीचर हैं आपके बिजनेस के जो सिर्फ आपके बिजनेस के ही हैं और वो इंटेंजिबल है, तो उसे गुडविल कहते हैं। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उस पर उसका इम्पैक्ट आता है और सबको इम्पैक्ट आएगा। तो ये याद रखिएगा। विच स्टेटमेंट अबाउट जी इज करंट अकाउंट इज करेक्ट, कि जी जो करंट रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट से बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। ओनली एक्स एंड वाईज कैपिटल अकाउंट विल बी एडजस्टेड फॉर रिवैल्यूएशन, इनकरेक्ट। मैंने आपको बताया रिटायरमेंट के ऊपर जो भी रिवैल्यूएशन होगी उसका तीनों के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। ओनली एक्स एंड वाईज कैपिटल अकाउंट विल बी एडजस्टेड फॉर गुडविल, अगेन इनकरेक्ट। गुडविल का इम्पैक्ट इन तीनों पार्टनर्स पे आएगा, सिर्फ एक्स और वाई पे नहीं होगा। द बैलेंस ऑन जीज करंट अकाउंट विल फॉर्म पार्टनर ऑफ और रिटायरमेंट सेटलमेंट, ये बिल्कुल सही बात है कि बैलेंस ऑन जीज करंट अकाउंट के जी का जो करंट अकाउंट बनेगा, जो इसका बैलेंस आएगा, वो फिर रिटायरमेंट सेटलमेंट का पार्ट बनेगा कि एक्चुअली इसको पे कितना करना है या इसे बिजनेस को देना है। तो ये जो सी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर, ये राइट है आपका कि द बैलेंस ऑन जीज करंट अकाउंट विल फॉर्म पार्ट ऑफ अ रिटायरमेंट सेटलमेंट। जी मैं ओनली बी पेड इन कैश फॉर अ शेयर ऑफ ऑन रिटायरमेंट, तो ये भी गलत है। हो सकता है बैंक के थ्रू पेमेंट करते हैं इसको या ना दें, कुछ अरसे के बाद करें। तो ये तीनों इनकरेक्ट हो गए। सी चॉइस आपकी राइट चॉइस है। लॉजिक मैंने बताई एंड आई वुड टू रिकमेंड के गो टू द कराचीज अकेडमी यूट्यूब चैनल और प्ले लिस्ट में जाके एएस लेवल अकाउंटिंग के पार्टनरशिप के लेक्चर जरूर देखें। आगे आते हैं 14 के अंदर। एल एंड एम आर इन पार्टनरशिप, के एल एंड एम जो है पार्टनरशिप के अंदर है। शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2 की रेशो से ये प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करते हैं। दे हैव द फॉलोइंग करंट अकाउंट बैलेंसेस, इनके ये करंट अकाउंट बैलेंसेस थे। 31 मार्च 2019 के अंदर 3000 का क्रेडिट बैलेंस था और 31 मार्च 2020 के अंदर 14,200 का क्रेडिट बैलेंस हो गया। एम का मामला ये है कि 4,500 का डेबिट बैलेंस था 2019 के अंदर और 2020 के अंदर ये चेंज हो गया $6,200 का हो गया debit balance. Again, the balance at 31st March 2020 are after taking into account the following:
कि ये तीन चीज़ें टेकिंग इनटू अकाउंट कि इनका इम्पैक्ट लेने के बाद में ये बैलेंसेस हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं 31 मार्च 2020 को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और ड्राइंग इटसेल्फ दिया हुआ है। कहता है व्हाट वाज द रेजिडुअल प्रॉफिट, कि ये बताएं रेजिडुअल प्रॉफिट्स कितना था टू बी शेयर्ड, जो शेयर्ड हुआ बिटवीन एल एंड एम के दरमियान फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 कि 31 मार्च 2020 को रेजिडुअल प्रॉफिट था कितना जो इनके दरमियान बटा। तो इसके लिए आप एक काम करें आसान सा कि इनके लेजर अकाउंट बना लें, देन यू विल हैव ए फेयर आइडिया कि यार ये क्या मामला है। तो अगर मैं एल का करंट अकाउंट बनाऊं पहले, तो एल का मामला क्या है? एल का मामला ये है कि इसका क्रेडिट बैलेंस था 3000 का 31 मार्च 2019 को, यानी बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी क्रेडिट था, आप देख रहे होंगे कि क्रेडिट है 3000 से, तो 3000 का क्रेडिट बैलेंस मैंने लिख दिया। और ये जो एंडिंग बैलेंस है, ये वाला बैलेंस, ये 14,200 वाला जो बैलेंस है, ये भी क्रेडिट है 31 मार्च 2020 को। यहाँ बड़ा ट्रिकी पॉइंट है, याद रखिएगा कि जब क्रेडिट बैलेंस ओपनिंग आप लिख रहे हो बैलेंस बीडी, तो फिर क्रेडिट का क्रेडिट साइड पे लिखिएगा, लेकिन अगर आप एंडिंग बैलेंस लिख रहे हैं बैलेंस सीडी, तो क्रेडिट बैलेंस हमेशा डेबिट साइड पर लिखिएगा और डेबिट बैलेंस को क्रेडिट साइड पर लिखिएगा, ये याद रखें। तो ये 14,200 हम डेबिट साइड के ऊपर लिखेंगे क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है और एंडिंग बैलेंस है। ये देख रहे हैं ये क्रेडिट बैलेंस जो है वो डेबिट साइड के ऊपर आएगा, तो ये शो करेगा कि क्रेडिट साइड आपकी ज़्यादा है और इसीलिए आपने डेबिट साइड पर लिखा। अब इसके इम्पैक्ट देख लें कि इम्पैक्ट क्या क्या हुए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है 1000 का है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से एल का करंट अकाउंट डेबिट होगा। ये आपको पता होना चाहिए कि करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि ड्राइंग की वजह से इसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप देखें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से इसका करंट अकाउंट क्रेडिट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3000 ये हो गया। अब आगे आए ड्राइंग की वजह से इसका करंट अकाउंट डेबिट होगा 10,000। यह आपने एंट्रीज पोस्ट कर दी। एंट्रीज पोस्ट करने के बाद डेबिट और क्रेडिट बैलेंस आप देख लें तो ये 10,000 प्लस 1,000 मैं डेबिट साइड का कर रहा हूँ 14,200, तो ये 25,200 बैलेंस आता है। तो ये 25,200 यहाँ भी आना चाहिए क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये जो है इसको हम कहेंगे रेजिडुअल प्रॉफिट। जो बैलेंसिंग फिगर है याद रखिएगा कितनी होगी, 25,200 माइनस 3,000 तो 19,200। ये एक्चुअली एल का करंट अकाउंट, एल के करंट अकाउंट को क्रेडिट किया था एक्चुअली रेजिडुअल प्रॉफिट, क्योंकि डेफिनेटली जो भी प्रॉफिट बचा होगा उसकी वजह से इसका करंट अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा। तो हमने लेजर की मदद से जितने इम्पैक्ट दिए हुए थे हमने लिख दिए। बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट था 3000 का, एंडिंग बैलेंस 14,200 का क्रेडिट था, हमने डेबिट साइड के ऊपर लिखा। ये इसमें ट्रिकी पॉइंट है, लेजर बनाना आपको होपफुली आता होगा। तो जो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट का हो उसे क्रेडिट साइड पर लिखिएगा, लेकिन एंडिंग बैलेंस जो क्रेडिट का है उससे बैलेंस सीडी बनाइएगा डेबिट साइड के ऊपर। अच्छा, इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट कर दिया हमने, एल के कैपिटल करंट अकाउंट को ड्राइंग की वजह से डेबिट किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से क्रेडिट किया। जब ये सब कुछ कर लिया तो क्रेडिट साइड हमारी जो डिफरेंस आया वो एक्चुअली रेजिडुअल प्रॉफिट की वजह से इसके अकाउंट को हमने क्रेडिट किया होगा 19,200। जब ये हमने कर लिया तो फिर एम का भी इसी तरीके से बना लें। एम का करंट अकाउंट, एम का जब करंट अकाउंट बनाने आप जाएंगे तो एम का करंट अकाउंट का देखें, एम के अंदर मामला ये है कि डेबिट बैलेंस है। देख रहे हैं आप 4,500 एंड 6,200 डेबिट बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट, ओपनिंग हमेशा अगर डेबिट है तो डेबिट साइड पर लिखिएगा। जो मैं बता के आ रहा हूँ 4,500, तो बैलेंस
BD 4500 ये आ गया। लेकिन एंडिंग बैलेंस जो है वो डेबिट है, वो कितना है 6200। तो एंडिंग बैलेंस अगर डेबिट है तो इसको कहाँ लिखेंगे, बैलेंस CD 6200 क्रेडिट साइड के ऊपर लिखेंगे। जो मैंने आपको बताया कि वो डेबिट बैलेंस है तो एंडिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। अब इम्पैक्ट देख लें, 1500 से ड्राइंग है तो 1500 से ड्राइंग की वजह से, इंटरेस्ट की वजह से इसका करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और आ जाए 2000 जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2000 ये क्रेडिट हो गया इसका अकाउंट। और ड्राइंग 15000 से डेबिट है। ये जब आपने कर दिया तब आप टोटल कर दें इसको उठा के, 4000 डेबिट साइड को 4500 प्लस 1500 प्लस 15000, ये 21000 का डेबिट साइड आपकी आ गई। और क्रेडिट में कितना है, 6200 को माइनस कर दें और माइनस कर दें इस 2000 को, तो 12800 ये बैलेंसिंग फिगर है। ये रेजिडुअल प्रॉफिट, ये रेजिडुअल प्रॉफिट है जिसकी वजह से इसका कैपिटल क्रेडिट हुआ। तो रेजिडुअल प्रॉफिट 12800 ये आया और 19200 ये है। दोनों को प्लस कर लें, 19200 प्लस 12800 ये बनता है 32000। ये रेजिडुअल प्रॉफिट है आपका। तो ये रेजिडुअल प्रॉफिट जो है वो कहाँ दिया हुआ है इसने, डी चॉइस के अंदर आप देख रहे होंगे कि दिया हुआ है इसने। तो क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर वी कैन सेफली से कि हमारी जो डी चॉइस है वो राइट चॉइस है। लॉजिकली मैंने आपको बताया, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप करंट अकाउंट के लेजर बना लें। करंट अकाउंट के लेजर बनाना बहुत आसान है, सिर्फ एक ट्रिकी पॉइंट है, याद रखिएगा कि जो ओपनिंग बैलेंस अगर डेबिट का है तो उसे डेबिट साइड के ऊपर ही लिखें। लेकिन अगर क्रेडिट एंडिंग बैलेंस डेबिट है तो वो बैलेंस CD बन के क्रेडिट साइड के ऊपर चला जाएगा। इसी तरीके से जो क्रेडिट बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर लिखें, लेकिन एंडिंग का क्रेडिट बैलेंस डेबिट साइड के ऊपर आएगा। कीप इट इन योर माइंड एंड रिपीट इट विद मी। उसके बाद में बाकी 3 इम्पैक्ट थे डेबिट क्रेडिट के, वो आपने कर दिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से करंट अकाउंट डेबिट कर दिया आपने दोनों का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से क्रेडिट कर दिया और ड्राइंग की वजह से डेबिट कर दिया। और फिर जो बैलेंसिंग फिगर है वो रेजिडुअल प्रॉफिट है, उसको प्लस कर लिया। तो फिर आपका जवाब आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। 14 की डी चॉइस हो गई। 15 में कहता हाउ इज अनपेड डेबिचर इंटरेस्ट रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी एट द ईयर एंड के डेबिंचर अनपेड डेबिंचर इंटरेस्ट जो है वो कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अनपेड डेबिंचर इंटरेस्ट की एंट्री क्या पास करते हैं वो समझ लेते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट करते हैं और एक्रूड इंटरेस्ट को क्रेडिट करते हैं। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है ये इनकम स्टेटमेंट के अंदर चला जाता है और ये एक्रूड इंटरेस्ट जो है करंट लाइबिलिटी आपकी बनती है। तो करंट लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी क्योंकि नेक्स्ट ईयर के अंदर आप इसको पे करेंगे और इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है इटसेल्फ इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाएगा। तो देखते हैं क्या कहता है। करंट लाइबिलिटी इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बिल्कुल सही बात है, करंट लाइबिलिटी है क्योंकि ये इंटरेस्ट आपको पे करना है। दिस इज द राइट चॉइस, ये बिल्कुल सही है। नॉन करंट लाइबिलिटी इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ये इनकरेक्ट है क्योंकि नॉन करंट डेबिंचर जो है इटसेल्फ नॉन करंट लाइबिलिटी है, लेकिन उसका इंटरेस्ट जो है वो करंट लाइबिलिटी है, वो आपको ईयरली पे करना पड़ता है। तो ये इनकरेक्ट हो गया। एंड एक्सपेंस इन द इनकम स्टेटमेंट, बिल्कुल सही बात है क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस को आप डेबिट कर रहे हैं तो वो एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा इनकम स्टेटमेंट में। एन आइटम इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, चेंजेस इन इक्विटी शेयर होल्डर्स इक्विटी से ताल्लुक रखती है, वहाँ ये नहीं जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 3 हमने देखा कि राइट चॉइस है, तो ए के अंदर इसने 1 और 3 लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर वी कैन सेफली से कि 1 और 3 हमारी राइट चॉइस है और ए चॉइस हमारी बनती है। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर आते हैं। ऑन 1 दिसंबर 2019 अ कंपनीज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इंक्लूडेड द फॉलोइंग, के कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है उसमें ये चीज़ें आ रही थी। ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ $5 ईच, और डॉलर बनते हैं $25 मिलियन हैं। $25 मिलियन को आप डिवाइड कर दें इस 5 से ताकि आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाए। 25 मिलियन बल्कि 2500,000 है, ये 2500,000 2.5 मिलियन है, सॉरी। तो 2.5 मिलियन
शेयर को आपने डिवाइड कर दिया 5 से, क्योंकि पर $5 पर ईच का है, तो ये मेरे पास आता है 500,000 शेयर्स। तो 500,000 शेयर्स इस कंपनी के हैं और $5 ईच के हिसाब से $2.5 मिलियन के बनते हैं। शेयर प्रीमियम $850,000 पड़ा हुआ था, और शेयर प्रीमियम जो होता है वो कैपिटल रिजर्व होता है। याद रखिएगा कि शेयर प्रीमियम जो है वो कैपिटल रिजर्व कहलाता है, और रिटेन्ड अर्निंग जो है आपकी जो दी हुई है $710,000, ये रेवेन्यू रिजर्व है, क्योंकि एक्चुअली ये जनरेट होती है इनकम स्टेटमेंट से। जो भी आप बिजनेस करते हैं उसका जो भी प्रॉफिट आता है वो रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफ़र करते हैं, इसलिए इसे रेवेन्यू रिजर्व कहते हैं। शेयर प्रीमियम क्योंकि कैपिटल आप ज़्यादा प्राइस के ऊपर, जो उसकी फेयर प्राइस पार वैल्यू होती है उससे ज़्यादा वैल्यू के ऊपर मार्केट में आप बेचते हैं, और वो कैपिटल से जनरेट होता है, इसलिए उसे कैपिटल रिजर्व कहते हैं। कीप इट इन योर माइंड। 2019 के अंदर कहता है 15 दिसंबर को पेड एन ऑर्डिनरी शेयर इंटरम डिविडेंड ऑफ $0.515 पर शेयर, कि एक इंटरम डिविडेंड आपने जो साल के बीच में देते हैं वो दिया $0.15 पर शेयर। पर शेयर का मकसद है, ये मैंने इसीलिए नंबर ऑफ़ शेयर्स निकाले थे, ये 500,000 शेयर हैं, इसको $0.15 पर शेयर के हिसाब से दिया है, तो वो 0.15 मल्टीप्लाइड बाई ये 500,000 शेयर्स हमने निकाले थे, तो एक्चुअली $75,000 का डिविडेंड जो है वो आपने पे किया। मेड ए बोनस इशू ऑफ 25,000 ऑर्डिनरी शेयर्स। बोनस इशू आपने इशू करा, और बोनस इशू क्या करते हैं हमेशा याद रखिएगा कि बोनस इशू जो है वो नॉर्मली कैपिटल रिजर्व शेयर प्रीमियम से हम पे करते हैं, और वो एट पार इशू होता है। एट पार का मकसद है जो शेयर की ओरिजिनल प्राइस है। तो $25,000 को अगर मैं $5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 25,000 शेयर्स हैं, 5 से मल्टीप्लाई करें तो $125,000 के शेयर आपने इशू कर दिए। बोनस शेयर क्यों इशू करते हैं? बोनस शेयर इसलिए इशू करते हैं कि जो कैश रिजर्व होता है, आपके पास पैसा होता है, उसको आप किसी और पर्पज़ में लाते हैं, तो डिविडेंड के तौर पे शेयर होल्डर्स को मोटिवेट करने के लिए आप जो एग्जिस्टिंग शेयर्स होते हैं उनको फर्दर शेयर आप दे देते हैं डिविडेंड की फॉर्म में, उसे बोनस इशू भी कहते हैं। तो $125,000 के अपने इशू किए। रिजर्व्स वर कैप्ट इन देयर मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म, कि रिज़र्व जो है आप मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म में रखते हैं ताकि किसी भी जगह उसे इस्तेमाल कर सकें। जैसे यहाँ पर हमने क्या करा, आपने देखा कि बोनस इशू हमने करा। बोनस इशू का मकसद है कि इंटरम डिविडेंड तो हमने कैश की सूरत में दिया, ये पेड करा, लेकिन बाकी जो रिज़र्व है फिर हमने शेयर प्रीमियम जो है उसको इस्तेमाल कर लिया बोनस इशू के लिए। तो कहता है व्हाट वर द बैलेंस ऑन द रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व अकाउंट आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन, के कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व के बैलेंसेस कितने थे। तो देखिए सबसे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो शेयर प्रीमियम है ये एक्चुअली कैपिटल रिजर्व है, और जो जो रिटेन्ड अर्निंग दी हुई है ये रेवेन्यू रिजर्व है आपका। तो देखिए शेयर प्रीमियम जो कैपिटल रिजर्व था ये $850,000 था, और इसमें से आपने कितना बोनस इशू कर दिया, $125,000। तो 800 शेयर प्रीमियम जो था आपका ये $850,000 था, इसमें से लेस कर दें आप बोनस इशू, तो बोनस इशू आपने कितना किया है, $125,000। तो 850,000 माइनस $125,000 ये बचता है $725,000। ये कैपिटल रिजर्व का बैलेंस है। फिर रिटेन्ड अर्निंग को ले लें आप। रिटेन्ड अर्निंग कितनी दी हुई थी, $710,000। इसमें से लेस क्या करें, डिविडेंड आपने $75,000 का डिविडेंड जो ऊपर निकाल कर आ रहे हैं वो पे किया आपने। तो $710,000 में से माइनस कर दें 75 का, ये $635,000 आपके बचते हैं रेवेन्यू रिजर्व। तो $635,000 रेवेन्यू रिजर्व है और $725,000 कैपिटल रिजर्व है। तो ये हमें सी चॉइस के अंदर आप देख रहे होंगे, नज़र आ रहा है कि रेवेन्यू रिजर्व जो है $635,000 अभी हमने निकाले, और कैपिटल रिजर्व जो है $725,000। ये दोनों आपने देखा, मैंने कैलकुलेट करके निकाला। तो सी चॉइस जो है हमारी क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर सी चॉइस इज़ द राइट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। बिजनेस सेल्स गुड एट ए यूनिफॉर्म मार्कअप ऑफ 25%,
कि 25% मार्कअप का रेट है, 25% मार्कअप दिया हुआ है। मार्कअप हमेशा याद रखिएगा कॉस्ट से रिलेट करता है, मार्कअप कॉस्ट और मार्जिन रेवेन्यू, ये याद रखिएगा। इस पे ओ लेवल अकाउंटिंग के काफ़ी लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड कराए हैं आई थिंक। और अगर हम MCQs की बात करें तो 8-9 साल के पेपर वहाँ पर पढ़े हुए हैं। पेपर 2 भी पढ़ा हुआ है आपके, अगर ओ लेवल के अंदर कुछ आपके साथी हों, आपके घर में कुछ लोग पढ़ रहे हों, तो ओ लेवल अकाउंटिंग के आप बहुत बड़ा रिसोर्स है जो मैंने रिकॉर्ड करवाया है, ख़ासतौर पर पास्ट पेपर्स के हवाले से। तो उसमें ये मार्कअप और मार्जिन के ऊपर तो एक पूरा लेक्चर है, अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो उसको देख ले, यहाँ भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल, ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सेल्स रेवेन्यू आपको दिया हुआ है, ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, परचेजेस दी हुई है, रिटर्न्स आउटवर्ड्स का मकसद है परचेजेस रिटर्न आपको दी हुई है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये बताएं क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है। तो अब आप क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स भी नहीं है, आपके पास रेवेन्यू दिया हुआ है, मार्कअप हमेशा कॉस्ट पे लगता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी दी भी नहीं है, सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ है। तो सेल्स रेवेन्यू का मकसद है अगर इस सवाल के अंदर मार्जिन परसेंटेज हमारे पास होती तो हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते। अगर ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ जाता तो रिवर्स वर्किंग करके हम क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल लेते, जो अनफॉर्चुनेटली हमें दिया हुआ ही नहीं है। तो जब भी ऐसा सवाल हो, इस किस्म की सिचुएशन हो, तो मार्कअप को चेंज करें मार्जिन के अंदर। वो कैसे चेंज करेंगे? आसान तरीका है, मार्कअप 25% दिया हुआ है, मार्जिन के अंदर चेंज करने का तरीका यह है कि इसको आप यूं करें कि 25 डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लें। तो 25 1 और 4 100 हो जाएगा, यानी 1/4 आ गया आपके पास सिंपल फॉर्म में। 1/4 जो भी नीचे आया है उसके अंदर 1 प्लस कर दें आप। मार्कअप से मार्जिन निकालने के लिए जो भी नीचे फिगर आए उसमें सिर्फ 1 प्लस कर दें नीचे, तो 1/5 हो जाएगा। और फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 1 को डिवाइड करें 5 से और मल्टीप्लाई 100 से कर दें तो 20%। ये 20% मार्जिन आ गया। मार्जिन किसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं? सेल्स रेवेन्यू के ऊपर। और जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। वो हम यहाँ निकाल लेते हैं। सेल्स रेवेन्यू हमें दी हुई है, कितनी है? $120,000। इस पर मार्जिन 20% आपने निकाला है, भी आपने देखा। तो $120,000 का 20% आप निकालें तो ये 24,000 बनता है। ये असल में ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर है। जब एक दफ़ा आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाए तो ज़िंदगी आसान है, क्योंकि अब आप क्या करेंगे? अब आप सेल्स रेवेन्यू लिखें $120,000 और इसके बाद आप इसमें से लेस कर दें ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? 24,000 अभी आपने देखा है। तो 120,000 में से माइनस कर दें 24, तो ये जब आप करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट तो ये 96,000 आपके पास आ गया। ये एक्चुअली कॉस्ट ऑफ सेल्स है आपकी। जब कॉस्ट ऑफ सेल्स आपके पास आ गई तो फिर ज़िंदगी आसान है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स का मकसद है कि ओपनिंग इन्वेंट्री देखें दी हुई है सवाल में 18,000। इसके बाद परचेजेस कितनी है? 95,000। इसमें से लेस कर दें रिटर्न कितनी है? 2,000। तो ये 93,000 जो है ये नेट परचेजेस है। ओपनिंग 18,000 ओपनिंग इन्वेंट्री थी, तो 93,000 में 18,000 प्लस किया आपने तो 1,11,000 111,000 ये गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स आ गई। इसमें से लेस कर दें कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि आपको एंडिंग इन्वेंट्री निकालनी है, क्योंकि इसमें से अगर आप एंडिंग इन्वेंट्री माइनस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाती है, क्योंकि एंडिंग इन्वेंट्री पता नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल्स अलबत्ता आपने निकाल ली है। तो 96,000 माइनस कर दें, ये 15,000 आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री की फिगर आ गई। और ये 15,000 आप देखें कि आपके पास ए चॉइस के अंदर दी हुई है
तो क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर जो आपकी राइट चॉइस है वो ए बनती है। और वो क्यों बनती है, देखें लंबी कैलकुलेशन है। मार्कअप की परसेंटेज हमें दी हुई थी, मार्कअप की परसेंटेज से हमने मार्जिन की परसेंटेज निकाली। जब मार्जिन की परसेंटेज आ गई तो मार्जिन हमेशा रेवेन्यू के ऊपर अप्लाई करते हैं। रेवेन्यू के ऊपर हमने परसेंटेज लगा के ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया। जब एक दफ़ा ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ गया तो सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ था, उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स जब हमारे पास आ गई तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमें दी हुई थी 18,000, परचेजेस भी दी हुई थी 95,000। परचेजेस में से हमने रिटर्न की फिगर थी रिटर्न आउटवर्ड 2,000, वो हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास नेट परचेजेस 93,000 की आ गई। ओपनिंग इन्वेंट्री और नेट परचेजेस को प्लस किया तो 111,000 गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स आ गया। इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करा तो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई और वो फिर 15,000 थी। क्योंकि लॉजिक क्या है कि गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स में से क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाती है। तो अगर आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री मालूम करनी है तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को अगर आप माइनस कर दें तो यू विल गेट द क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ये आपके पास 17 क्वेश्चन भी हो गया। लॉजिकली क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। द रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर ऑफ ए कंपनी हैज़ बीन कैलकुलेटेड फॉर 2 सक्सेसिव ईयर्स। पीरियड्स के दो मुख्तलिफ पीरियड्स के सक्सेसिव माने एक के बाद दूसरा कि वो पीरियड्स के दिए हुए। करंट पीरियड का 5.6 टाइम्स है और प्रीवियस पीरियड का 4.8 टाइम्स है। देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर क्या होता है, लॉजिकली तौर पे समझ लेते हैं कि इन्वेंट्री टर्नओवर ये शो करता है टर्नओवर टाइम्स के अंदर कि कितनी दफ़ा इन्वेंट्री जो है आपकी सेल हुई, कितनी दफ़ा उसका टर्नओवर हुआ, वो सेल्स में कितनी दफ़ा कन्वर्ट हुई। तो ये रेशो जितनी ज़्यादा होगी इतना अच्छा है, क्योंकि इन्वेंट्री जितनी दफ़ा बिकेगी इतना आपके लिए कारआमद है। तो देखिए प्रीवियस के अंदर 4.8 था और करंट में 5.6 हो गया। इसका मकसद है इम्प्रूव हुआ है। इम्प्रूव होने का मकसद है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेटर हुई है। करंट पीरियड के अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छी थी आपकी, जिसकी वजह से इन्वेंट्री ज़्यादा अच्छे तरीके से मूव हुई और ये इम्प्रूवमेंट शो कर रही है। तो कहता क्या है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैव बीन मेड अबाउट द चेंजेस। इस चेंज के बारे में ये स्टेटमेंट है। क्या है, इन्वेंट्री इज मूविंग मोर स्लोली इन द करंट पीरियड। ये इनकरेक्ट बात है। हमने देखा कि इन्वेंट्री तो ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव हो रही है, तो ये पहला इनकरेक्ट हो गया। इन्वेंट्री इज मूविंग मोर क्विकली इन द करंट पीरियड, ये बिल्कुल सही बात है कि इन्वेंट्री मोर क्विकली जो है मूव हो रही है करंट पीरियड में। मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री हैज़ बीन मोर एफिशिएंट इन द करंट पीरियड। एज आई हैव टोल्ड यू कि मैंने बताया आपको कि इन्वेंट्री का जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो करंट पीरियड के अंदर बेहतर है। कि 2 और 3 दोनों बिल्कुल सही बातें हैं जो ये कह रहे हैं। तो विच स्टेटमेंट्स में एक्सप्लेन द चेंज, के कौन से स्टेटमेंट्स इस चेंज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हमने देखा 2 और 3 के 2 और 3 जो है वो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर आपकी जो राइट चॉइस है वो फिर सी चॉइस बनती है। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। द फॉलोइंग आइटम्स अपीयर ऑन ए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कि ये आइटम्स आपके अपीयर हो रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। इन्वेंट्री आपका करंट एसेट्स है, ये दी हुई है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है ये भी करंट एसेट्स हैं आपके। ट्रेड पेएबल ये करंट लाइबिलिटी है आपकी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये कॉन्ट्रा एसेट्स है। करंट एसेट्स के इसको यूँ लिखें कि कॉन्ट्रा करंट एसेट्स। कॉन्ट्रा क्या है ये? कॉन्ट्रा करंट एसेट्स का मकसद है कि एक्चुअली ये करंट एसेट्स को कम करता है, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस करते हैं इसको। तो कॉन्ट्रा करंट एसेट्स के कॉन्ट्रा करेगा इसको। उसके बाद आ जाए करंट रेशो इज 3:1 के करंट रेशो आपको दी हुई है 3:1। हाउ मच टू द ट्रेड रिसीवेबल ओ, कि ये बताएं कि ट्रेड रिसीवेबल कितना था, जो ओ था, जो कस्टमर्स को पे करना था आपको, वो कितना था। तो करंट रेशो का फार्मूला आपको पता है क्या है। करंट रेशो का फार्मूला ये होता है कि करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। तो देखें करंट एसेट्स ये रिसीवेबल की फिगर असल में मिसिंग फिगर है। तो अगर करंट एसेट्स एक दफ़ा हमें पता चल जाएंगे तो हम इत्मीनान के साथ जो है एक ट्रेड रिसीवेबल को भी कैलकुलेट कर लेंगे। करंट लायबिलिटीज़ हमें दी हुई है 11,000। तो करंट रिसीवेबल की रेशो आपको 3 दी हुई है। करंट एसेट्स आपको मालूम करने हैं, इसको रोक लें। करंट लायबिलिटीज़ 11,000 की हैं। करंट लायबिलिटीज़ यहाँ डिवाइड कर रही हैं। जब इक्वेशन के इस तरफ आएंगी तो मल्टीप्लाई करेंगी। तो करंट एसेट्स जो है आपके 33,000 आपके पास आ गए।
ये देख रहे हैं करंट एसेट्स 33,000। जब ये करंट एसेट्स 33,000 आपके पास आ गए तो इस करंट एसेट्स में से लेस कर दें। क्या क्या लेस करेंगे? इन्वेंट्री लेस कर दें। इन्वेंट्री 20,000 की है, ये करंट एसेट्स था, इसको माइनस कर दें। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 3,500, इसको लेस कर दें। ये दो हैं, बाकी तो एक कॉन्ट्रा करंट एसेट्स है जो करंट एसेट्स को कम करता है, उसको प्लस कर लेंगे हम। 33,000 माइनस 2,000 और माइनस 3,500। 27,500 बल्कि 20,000 है सॉरी। तो 33,000 माइनस 20,000 और माइनस 3,500, तो वी गेट 9,500। और ये 500 की जो फिगर है इसको प्लस कर लें प्रोविज़न की फिगर को, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, ये 10,000 आ गया। ये ट्रेड रिसीवेबल की फिगर है। आप पूछेंगे कि 500 क्यों हम प्लस कर रहे हैं? देखिए, जब आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को जहन में लेकर आएँ तो आप क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ट्रेड रिसीवेबल ये 10,000 का होगा आपके पास। इसको आप प्लस करें, टेक्निकल इशू कैंसिल कर देते हैं। देखें इसमें क्या करा कि आप क्या करते हैं, ये ट्रेड रिसीवेबल 10,000 आप लिखेंगे, इसमें से लेस करेंगे प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स 500, तो ये 9,500 ये आएगा। वो पूछ रहा है कि हाउ मच डू ट्रेड रिसीवेबल हो, कितना ट्रेड रिसीवेबल कस्टमर हमें देंगे, तो वो तो ये हमारा एस्टीमेट है $500 का कि ये शायद हमें ना मिले, लेकिन कस्टमर को थोड़ी पता है कि हम अपनी किताबों के अंदर क्या लिख रहे हैं, तो इसलिए इसको प्लस करेंगे। और क्यों? देखिए ये 10,000 ट्रेड रिसीवेबल था, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आप $500 को लेस करेंगे तो $9,500 आपका इस तरीके से आएगा। तो इसलिए ट्रेड जो कॉन्ट्रा एसेट्स है जो आपका कम कर रहा है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को प्लस कर लीजिएगा तो 10,000 की फिगर आती है। और 10,000 की फिगर आप देख रहे होंगे कि चॉइस बी के अंदर दी हुई है, तो क्वेश्चन नंबर 19 की जो राइट चॉइस बनती है वो फिर बी बनती है। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर आते हैं, विच कॉस्ट आर इनडायरेक्ट, कौन सी कॉस्ट जो है वो इनडायरेक्ट हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? फैक्ट्री ओवरहेड। वी आर टॉकिंग अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पे अगेन आई वुड से कि आई हैव रिकॉर्डेड अ लेक्चर 1 और 2 आई थिंक। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फोल्डर है बाकायदा कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। इफ़ यू गो ओवर देयर यू विल सी अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, और मैंने बड़े अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग, व्हाट आर द डायरेक्ट कॉस्ट, व्हाट आर द इनडायरेक्ट कॉस्ट, हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर जो होती है ये डायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है। और इनडायरेक्ट इसके अलावा जितनी भी कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड रॉयल्टी, रॉयल्टी को भी शामिल कर लेते हैं, या डायरेक्ट कॉस्ट कहलाती हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं आपके। उसके अलावा जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं लाइक मेंटेनेंस, रॉ मटेरियल, स्पेयर पार्ट्स आप ख़रीद रहे हैं फैक्ट्री मशीनरी के लिए, मशीनरी आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं फैक्ट्री मेंटेनेंस के लिए, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाती हैं जो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनती हैं। बॉट इन कंपोनेंट यूज़ इन फिनिश प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट के अंदर कोई कंपोनेंट आप यूज़ करें, जैसे गाड़ी है, आपको एग्जांपल दूं, गाड़ी पूरी बन जाती है तो एयर कंडीशनर जो है वो अलग से ला के इसमें फिट करते हैं। तो एयर कंडीशनर क्योंकि फिनिश गाड़ी का पार्ट बन रहा है इसलिए वो भी डायरेक्ट मटेरियल कहलाता है, उसको डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं, वो इनडायरेक्ट नहीं होता। तो ये तो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, डायरेक्ट कॉस्ट है। मटेरियल यूज़ फॉर फैक्ट्री मेंटेनेंस, यस बिल्कुल ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, क्योंकि फैक्ट्री मेंटेनेंस जो है वो उसके लिए जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो इनडायरेक्ट कॉस्ट में आता है। रॉ मटेरियल यूज़ इन अ फिनिश प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल जो फिनिश प्रोडक्ट में यूज़ हो रहा है वो डायरेक्ट कॉस्ट आएगी, डायरेक्ट मटेरियल है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। स्पेयर पार्ट्स बॉट फॉर फैक्ट्री मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स जो फैक्ट्री मशीनरी के लिए आपने ख़रीदे हैं नॉर्मली मेंटेनेंस के लिए, वो फिर इनडायरेक्ट आपकी कॉस्ट होती है। तो 2 और 4
हमने देखा कि 2 एंड 4 जो है वो एक्चुअली इनडायरेक्ट कॉस्ट है और ये सी के अंदर आपको दिया हुआ है 2 एंड 4। तो क्वेश्चन नंबर 20 की जो राइट चॉइस बनती है वो सी चॉइस बनती है। और अगेन वो लेक्चर देख लीजिएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का। तो आज इस लेक्चर को हम यहीं पर रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर काफ़ी कंसेप्ट्स हैं जो इसमें यूज़ हुए। एंड अगेन आई वुड से कि अकाउंटिंग के अंदर दो ही चीज़ें होती हैं, एक आपके कंसेप्ट्स और एक आपकी प्रैक्टिस। तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्माइलिंग। पास्ट पेपर से अच्छी कोई चीज़ नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर कॉन्फिडेंस यू गेट, जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। तो टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।